14 फरवरी 2005 की सुबह के करीबन 12:15 पर होशियारपुर पंजाब के रहने वाले मशहूर ज्वेलर रवि वर्मा के घर के लैंडलाइन की घंटी बजती है। और जब रवि फ़ोन उठाते हैं तो फ़ोन की दूसरी ओर मौजूद शख्स उन्हें कहता है कि तुम्हारा बेटा अभी हमारे कब्जे में है और अगर तुम अपने बेटे को जिंदा देखना चाहते हो तो 50 लाख रुपए तैयार रखो। उस वक्त उस घर में किसी को भी अंदाज़ा नहीं था कि आज की सुबह कितनी डरावनी होने वाली है। फ़ोन पर किडनैपर रवि को साफ चेतावनी देता है कि पुलिस को इन्वॉल्व करने की ज़रा भी कोशिश मत करना। अगर होशियारी दिखाने की कोशिश की तो तुम अपने बेटे का चेहरा कभी भी नहीं देख पाओगे। रवि वर्मा का दिल अब ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था कि इतने में उनकी पत्नी अनीता रवि के पास आकर उनका चेहरा देखती है। उन्होंने अपने पति को इतना घबराए हुए कभी भी नहीं देखा था। रवि मुश्किल से अपनी आवाज़ संभालते हुए अपनी पत्नी को बताते हैं कि अभी को किसी ने किडनैप कर लिया है और वो लोग उसे छोड़ने के लिए 50 लाख रुपए की फिरौती मांग रहे हैं। जो सुनते ही अनीता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। रवि वर्मा किडनैपर्स की धमकी के बावजूद फ़ोन काटते ही तुरंत पुलिस को फ़ोन मिलाते हैं और उन्हें सब कुछ बता देते हैं और खुद वो किडनैपर्स को रैंसम की रकम देने के लिए पैसे इकट्ठा करने लगते हैं। उन पर इस वक्त एक ही जुनून सवार था कि वो किसी भी तरह 50 लाख रुपए का बंदोबस्त करके अपने अभी को वापस पाले। खबर मिलने के कुछ ही समय बाद एक पुलिस की टीम वर्मा परिवार के घर पहुंच जाती है, क्योंकि ये शहर के एक मशहूर व्यापारी के 16 साल के बेटे की किडनैपिंग का मामला था। इसलिए लोकल थाने के एसएचओ के साथ साथ शहर के सुपरिटेंडेंट और पुलिस भी खुद उनके घर पहुंचते हैं। जालंधर जोन के आईजी एसएम शर्मा तक भी ये खबर पहुंच चुकी थी और उन्होंने इस मामले को खुद मॉनिटर करना शुरू कर दिया था। सबसे पहले उन्होंने परिवार से पूछताछ शुरू की। उन्होंने जानने की कोशिश की कि क्या रवि वर्मा या उनके परिवार की किसी के साथ कोई दुश्मनी या विवाद है। इसके जवाब में रवि ने पुलिस को बताया कि उनका कभी भी किसी से कोई झगड़ा नहीं रहा और ना ही उन्हें कभी किसी से कोई धमकी मिली है। परिवार के अन्य लोगों से भी यही सवाल किया गया, पर सब ने रवि की तरह ही जवाब दिया। एक पल के लिए पुलिस को लगा कि शायद ये काम किसी प्रोफेशनल गैंग का हो सकता है। पुलिस ने कुछ पुराने अपराधियों की भी फाइल खंगाली जो उस शहर या आसपास के एरिया में किडनैपिंग जैसे जुर्म में शामिल रहे थे, लेकिन ऐसी कोई खतरनाक गैंग का होशियारपुर में पता नहीं चला। पुलिस एक एक करके सारे फैक्ट समेटने में लगी थी। वो रवि से अभी के रूटीन के बारे में भी पूछते हैं कि वो सुबह घर से कितने बजे निकला, वो कौन से रास्ते से स्कूल जाता था और क्या उसके पास उसका कोई पर्सनल मोबाइल फ़ोन है। अभी पुलिस वर्मा परिवार से पूछताछ कर ही रही थी कि इसी बीच पुलिस को शहर के कुछ लोगों से पता चलता है कि उन्होंने आज सुबह बाजार के पास एक लड़के को ज़बरदस्ती कार में बिठाकर ले जाते हुए देखा। एक गवाह ने पुलिस को बताया कि डीएवी स्कूल के पास एक सफ़ेद मारुति आल्टो कार अचानक रुकी और उसमें से 2 आदमियों ने स्कूल यूनिफॉर्म पहने हुए एक लड़के को पकड़कर अंदर खींच लिया, जिसके बाद गाड़ी वहां से तेजी से निकल गई। पुलिस को तुरंत अंदाजा हो जाता है कि ये घटना और अभी की किडनैपिंग एक ही है। दिन दहाड़े एक बच्चे का इस तरह से उठा लिया जाना, ये खबर किसी के लिए भी दिल दहला देने वाली थी। जिस जगह से अभी को उठाया गया था वहां जमीन पर उसके कुछ बुक्स और कागज बिखरे मिले, जिससे ये साफ था कि अभी ने खुद को उन किडनैपर से बचाने के लिए जद्दोजहद करी होगी, लेकिन वो खुद को उन दरिंदों से बचाने में असफल रहा। कुछ लोगों ने उसकी चीख भी सुनी, पर इससे पहले कि कुछ लोग वहां पहुंचकर कुछ कर पाते, वो किडनैपर्स वहां से भाग निकले। जैसे जैसे ये डिटेल्स बाहर आ रही थी, वैसे ही अभी के माँ बाप को संभालना मुश्किल हो रहा था। घर के माहौल में गम और घबराहट छा चुकी थी। पुलिस किडनैपिंग फॉर रैंसम के इस मामले की संगीनी समझ रही थी। उन्होंने तुरंत टेक्निकल टीम को टेलीफोन लाइन को ट्रेस करने और रिकॉर्डिंग पर लगा दिया था। ऑफिसर्स ने रवि वर्मा को सलाह दी कि अगली बार जब किडनैपर्स कॉल करे तो बात को इतना खींचने की कोशिश करना कि हमें उसकी लोकेशन ट्रेस करने का वक्त मिल सके और आप एक वॉइस रिकॉर्डर भी अपने फ़ोन से जोड़ लो ताकि उनकी आवाज़ रिकॉर्ड हो सके। रवि वर्मा ने पुलिस की बात मानी और अगली कॉल के इंतजार में रिकॉर्डिंग डिवाइस सेट कर लिया। पुलिस ने खुद भी टेलीफोन एक्सचेंज को अलर्ट कर दिया और कॉल ट्रेस करने और रिकॉर्डिंग करने का बंदोबस्त कर लिया था। ज्यादा समय नहीं बीता कि किडनैपर्स का दूसरा कॉल दोबारा आ गया। इस बार रवि वर्मा स्पीकर मोड पर कॉल सुन रहे थे, जबकि पुलिस चुपचाप लाइन सुन रही थी। कॉलर ने गुस्से भरी आवाज में रवि से पूछा कि पैसे का इंतजाम हुआ कि नहीं। रवि ने उन्हें गुजारिश की कि वो उनके बेटे को कुछ भी मत करें, वो पैसे इकट्ठा कर ही रहे हैं। उन्हें इतनी बड़ी रकम इकट्ठा करने के लिए कुछ और वक्त चाहिए। इसके बाद किडनैपर्स ने रवि को जो बोला वो सुनकर रवि और पुलिस सभी शॉक रह जाते हैं। उन्होंने गुस्से भरी आवाज में रवि को बोला कि ज्यादा होशियारी मत दिखाना,
हमें सब पता है कि तुम क्या कर रहे हो। ये लफ्ज सुनते ही पुलिस ऑफिसर एक दूसरे की ओर देखते हैं। उन्हें ऐसा लगा कि जैसे किडनैपर्स को इस बात की अभी अंदाजा है कि पुलिस इस मामले में शामिल हो चुकी है। उन्हें शक होने लगा कि कहीं किडनैपर्स उन पर नजर तो नहीं रख रहे, और किडनैपर्स की अगली लाइन से ये शक और भी गहरा हो जाता है जब उन्होंने कहा कि वो टेप रिकॉर्डर हटा दो जो तुमने लगा रखा है, हम कोई बेवकूफ नहीं है। रवि वर्मा एक पल को सदमे में चुप रह जाते हैं। पुलिस ऑफिसर हाथ के इशारे से उन्हें बात खींचने को कहते हैं ताकि वो उनकी लोकेशन ट्रेस कर सके। रवि ने कांपती आवाज में किडनैपर्स को कहा कि मैं बस अपने बेटे की आवाज़ सुनना चाहता हूँ, मुझे यकीन दिलाओ कि वो ठीक है। इसके बाद फ़ोन पर कुछ सेकंड्स के लिए खामोशी छा जाती है, जिसके बाद एक बच्चे के रोते हुए की आवाज़ सुनाई देती है। वो बच्चा सिर्फ पापा ही कह पाता है कि किडनैपर्स कॉल कट कर देते हैं। ये सुनकर रवि और अनीता एकदम से टूटने लगे। उनकी दुनिया अंधेर होने लगी। फिर भी अब रवि के मन में एक ही चीज थी कि उन्हें किसी भी तरह पैसे इकट्ठा करके अपने बेटे को बचाना है। कॉल खत्म होते ही उन्होंने ठान लिया कि चाहे उन्हें अपनी दुकान का सारा सोना चांदी बेचना क्यों ना पड़ जाए, वो रैंसम की रकम को जोड़कर ही रहेंगे। अब पुलिस को भी ये एहसास होने लगा था कि किडनैपर्स उनके हर कदम पर नजर रखे हुए हैं। उनके लिए भी ये खेल अब और ज्यादा पेचीदा हो चुका था। एक तरफ बच्चे की जिंदगी खतरे में थी, तो दूसरी तरफ अपराधियों को ये भी पता चल गया था कि पुलिस इस मामले में शामिल है। जहां एक तरफ पुलिस की एक टीम वर्मा परिवार के घर बैठकर किडनैपर्स की कॉल ट्रेस करने में लगे थे, वहीं दूसरी टीम पूरे शहर में नाकाबंदी कर गाड़ियों की चेकिंग कर रही थी। जिस आल्टो कार में बच्चे को ले जाने की खबर सामने आई थी, उसके बारे में भी जांच शुरू हो गई थी। कुछ गवाहों ने कार का रंग सफेद बताया, तो कुछ और लोगों ने उसका आधा अधूरा नंबर प्लेट भी नोट कर लिया था। पुलिस ने आरटीओ से सफेद आल्टो गाड़ियों की लिस्ट निकलवाई और आसपास के इलाकों में जिन लोगों के पास ऐसी गाड़ियां थी उनसे पूछताछ होने लगी। दूसरी ओर घर पर रवि वर्मा एक पल के लिए भी अपना फोन हाथ से नहीं छोड़ रहे थे। उन्हें उम्मीद थी कि कभी भी किडनैपर्स का अगला कॉल आएगा। रात के करीबन 11 बजे तक उन्हें कोई कॉल वापस नहीं आता। रवि वर्मा घबराहट और बेचैनी में अपने बेटे की तस्वीर देखते रहे और भगवान से उसकी सलामती की दुआ करते रहे। पुलिस की टीम अलग अलग डायरेक्शन में अपनी जांच जारी रखे हुए थी। कुछ ऑफिसर टेलीफोन एक्सचेंज से कॉल ट्रेस करने में लगे थे, जहां उन्हें पता चला कि वो किडनैपर्स एक नई सिम से कॉल कर रहे हैं, जिसे ट्रेस करने में उन्हें मुश्किल हो रही थी क्योंकि वो किडनैपर्स हर कॉल के बाद फ़ोन स्विच ऑफ कर देते थे। लेकिन फिर भी पुलिस को उनकी एक अप्रॉक्सीमेट जोन का पता चल ही जाता है। रात के लगभग 1:30 बजे एक पुलिस की गाड़ी मॉडल टाउन के एक वीरान प्लॉट के पास पहुंचती है। सिर्फ 16 घंटे के अंदर अंदर पुलिस अपने शिकार तक पहुंच चुकी थी। उन्हें वहां से टिप भी मिली थी कि कुछ लोग एक कोने पर आग जलाकर कुछ जलाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही पुलिस वहां पहुंचकर चुपके से उन्हें देखती है, तो उनकी आंखों के सामने एक दिल दहला देने वाला मंजर था। 2 आदमी एक छोटे से बोन फायर जैसी आग के पास खड़े थे और वो लोग आग में कुछ चीज़ें झोंके जा रहे थे। धुएं और आग की रोशनी में पुलिस को कुछ कपड़े और किताबें जलती हुई दिखाई देती हैं, और ये अभी वर्मा की स्कूल की यूनिफॉर्म और उसकी ही किताबें थी जिनको सबूत मिटाने के लिए जलाया जा रहा था। पुलिस ने तुरंत उन दोनों आदमियों को चारों ओर से घेरा और अरेस्ट कर लिया। उन्हें अरेस्ट करने के बाद पुलिस ने तुरंत पास ही खड़ी उस सफ़ेद आल्टो गाड़ी की भी तलाशी ली। गाड़ी की डिग्गी को खोलते ही उन्हें एक मोटी रस्सी का टुकड़ा और एक सफ़ेद रुमाल मिला जिसे तेज़ खुशबू आ रही थी। ये शायद वही रुमाल था जिसे क्लोरोफॉर्म में भिगोकर उन्होंने बच्चे को बेहोश किया था। अभी सबूत और किडनैपर्स दोनों पुलिस के हाथ लग गए थे। जब उन्हें पुलिस स्टेशन लाया गया तो इंटेरोगेशन रूम में एक ही सवाल गूंज रहा था कि बच्चा कहाँ है, अभी कहाँ है। पहले तो वो दोनों बहाना बनाते गए कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया, वो तो बस वहाँ पास से गुजर रहे थे और आग जलती देख कर रुक गए। लेकिन जब पुलिस ने उनसे अपनी तरीके से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि बच्चा तो मर गया है। ये सुनते ही इन्वेस्टिगेशन रूम का माहौल बर्फ़ की तरह ठंडा पड़ गया। ऑफिसर्स ने एक दूसरे की तरफ देखा और तुरंत वायरलेस पर यह मैसेज चला दिया। उस पल रवि वर्मा भी पुलिस स्टेशन के एक कोने में मौजूद थे। जैसे ही उन्होंने ये सुना कि बच्चा मर गया है, उनकी आंखों के सामने एक अंधेरा छा जाता है। उनका इकलौता बेटा जिसका कोई भी कसूर नहीं था, उसे उन दरिंदों ने सिर्फ पैसों की भूख में मार डाला था। लेकिन सबसे बड़ा झटका रवि वर्मा को तब लगा जब पुलिस ने वो दोनों गिरफ्तार हुए शख्स उनके सामने पेश किए। जब रवि की नज़र उन पर पड़ी तो उनका दिल ठर गया
रवि उन दोनों में से एक चेहरे को अच्छी तरह से पहचानते थे, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि उनका अपना करीबी दोस्त विक्रम वालिया था। जिस इंसान को अपना समझकर घर लाते रहे, जिस पर वो आंख बंद करके भरोसा करते रहे, वही आज हथकड़ी पहने उनके सामने खड़ा था। लेकिन सवाल ये था कि आखिर क्यों एक दोस्त जो सालों से घर आता जाता रहा, उसने ऐसा घिनौना जुर्म किया। और इसका जवाब था पैसों का लालच और जिंदगी के बोझ से निकली हुई एक शैतानी सोच। 25 साल का विक्रम वालिया कहने को तो होशियारपुर का एक प्रॉपर्टी डीलर था, लेकिन उसके धंधे में काफ़ी परेशानी चल रही थी। पैसे की तंगी और बढ़ते कर्ज ने उसे बेचैन कर दिया था। उसके परिवार की वर्मा परिवार से पुरानी जान पहचान थी। रवि वर्मा एक अमीर सोना चांदी के व्यापारी थे, जिनकी दाबी बाजार में एक ज्वेलरी शॉप थी। विक्रम वालिया का रवि के घर में अक्सर आना जाना लगा रहता था। उसे रवि वर्मा की फाइनेंशियल स्टेट के बारे में अच्छी तरह से मालूम था। लालच ने उसकी नीयत को इस हद तक अंधा कर दिया था कि खुद को कर्ज से बाहर निकालने के लिए अपनी इसी दोस्ती का फायदा उठाते हुए उसके दिमाग में एक खतरनाक प्लान जन्म लेता है। विक्रम वालिया का प्लान ये था कि रवि वर्मा के 16 साल के बेटे अभी वर्मा को किडनैप करके रवि से 50 लाख रुपए की रैंसम की मांग की जाए। इतनी बड़ी रकम से वो अपने सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का हल कर सकता था। विक्रम जानता था कि रवि अपने बेटे से कितना प्यार करते हैं और वो जरूर अपने बेटे को वापस पाने के लिए उसे मुंह मांगी रकम देने को तैयार रहेंगे। विक्रम ने अपने इस प्लान को एक प्रोफेशनल किडनैपर की तरह बना लिया था। उसने ठंडे दिमाग से सोचा कि कुछ वक्त के लिए बच्चे को बेहोश रखकर उसे चुपचाप रखना है और पैसे मिलते ही उसे वापस छोड़ देंगे। लेकिन इस खतरनाक खेल में कुछ भी प्लान के मुताबिक नहीं होने वाला था। विक्रम के लिए किडनैपिंग जैसे जुर्म को अकेला अंजाम दे पाना मुश्किल था, इसलिए उसने अपने जान पहचान के जसवीर सिंह को अपने इस प्लान में मिलाया। जसवीर विक्रम के दोस्त था और वो भी पैसों के लिए परेशान रहता था। विक्रम ने जसवीर को बताया कि अगर ये प्लान सक्सेसफुल रहा तो दोनों की जिंदगी बदल सकती है। शुरुआत में जसवीर घबराया जरूर, पर आखिरकार विक्रम वालिया ने उसे पैसों का लालच देकर अपने साथ इस प्लान में मिला ही लिया। यही नहीं, जसवीर की पत्नी सोनिया को भी इस साजिश में शामिल किया गया। सोनिया, जो कि अभी की होम ट्यूटर भी थी, रोज उसको पढ़ाने के लिए उसके घर जाया करती थी। सोनिया के पास वर्मा परिवार की पूरी जानकारी थी। अभी के स्कूल और ट्यूशन की टाइमिंग, उसकी डेली रूटीन और परिवार के शेड्यूल का भी उसे पता था। शुरुआत में सोनिया झिझकी जरूर, लेकिन जसवीर ने उसे मना लिया, शायद इस वादे के साथ कि काम करने के बाद उन्हें इतना पैसा मिलेगा कि उनकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए सुधर जाएगी। सोनिया के लिए भी पैसे की चाहत और अपने पति का साथ ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया था। इसी तरह 3 लोगों की टीम तैयार होगी, जिसमें मास्टरमाइंड विक्रम वालिया, उसका हेल्पर जसवीर सिंह और इनसाइडर सोनिया थी। अभी इन तीनों का प्लान तैयार हो गया था। अब इन्होंने इसे एग्जीक्यूट करने की तैयारी शुरू कर दी थी। किडनैपिंग से 3 दिन पहले 11 फरवरी 2005 को इन्होंने किडनैपिंग में काम आने वाली चीज़ें इकट्ठा करनी शुरू कर दी। जसवीर सिंह ने एक फेक मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन से प्रेम मेडिकल हॉल से 5 डोज फॉर्टविन इंजेक्शन के खरीदे। फॉर्टविन एक तगड़ी पेन किलर है जिसका 1 डोज किसी को भी गहरी नींद में भेज सकता है। इसके अलावा विक्रम ने एक क्लोरोफॉर्म की बोतल का जुगाड़ किया, जिससे बाद में इन्होंने अभी को बेहोश करके किडनैप किया था। साथ ही विक्रम और जसवीर ने अलग अलग सिम कार्ड और मोबाइल फ़ोन भी अरेंज कर लिए थे, जिससे वो बाद में फिरौती के लिए कॉल कर सके। ये नए सिम कार्ड एक फेक आईडी पर लिए गए होंगे ताकि नंबर ट्रेस होने पर सीधा इनका नाम ना आए। पैंट बॉक्स सोच समझ कर बना लिया गया था। पहले बच्चे को बेहोश करके उठा लो, फिर दूर किसी सेफ जगह ले जाओ, वहाँ उसे बांध कर रखो और फ़ोन से उसके पिता को धमकी देकर पैसे निकलवाओ। अभी हर चीज़ की तैयारी हो गई थी, अब बस मौका देकर वार करना बाकी था। 14 फरवरी 2005 की सुबह होशियारपुर के वर्मा परिवार के लिए आम दिन की तरह शुरू होती है। उस दिन अभी वर्मा सुबह के करीबन 8:30 बजे अपने घर से स्कूल जाने के लिए निकलता है। अभी वो शिमला पहाड़ी चौक के पास पहुंचा ही था कि पीछे से एक आल्टो सुजुकी कार तेज रफ्तार से उसके पास आकर रुकती है। कार में ड्राइवर सीट पर विक्रम वालिया खुद मौजूद था, जिसे देखकर अभी को हैरानी नहीं हुई, क्योंकि विक्रम अंकल तो परिवार के जान पहचान वाले थे। जैसे ही अभी गाड़ी के थोड़ा करीब आया, पिछली सीट पर बैठे जसवीर ने दरवाजा खोलकर अभी को अंदर खींच लिया। अभी ने खुद को छुड़वाने की कोशिश की, पर जसवीर की पकड़ मजबूत थी। विक्रम ने झट से कार के दरवाजे लॉक किए और गाड़ी को वहां से भगा ले गया। अभी चलती गाड़ी में से जोर जोर से बचाओ बचाओ चला रहा था और जो चीखे
वहीं के एक बेकरी के मालिक सतीश कुमार ने भी सुन ली थी। सिर्फ कुछ ही मिनटों में विक्रम, जसवीर और सोनिया अभी को लेकर मिलाप नगर मोहल्ले की एक कोठी में पहुंच जाते हैं। वहां पहुंच अभी जोर जोर से चिल्लाया जा रहा था और उसे चुप करवाने के लिए जसवीर ने एक रुमाल पर क्लोरोफॉर्म डालकर अभी के मुंह पर जोर से रख दिया और वो रुमाल उसकी नाक पर तब तक दबाए रखा जब तक अभी बेहोश नहीं हो जाता। इसके बाद उन तीनों ने अभी को बेहोशी की हालत में उसके हाथ और पैरों को एक रस्सी से बांधकर उसके मुंह पर भी टेप लगा दी ताकि जब वो बेहोशी से उठे तो वो दोबारा चिल्लाने ना लग जाए। इसके बाद दोपहर के करीबन 12 बजे रवि वर्मा को ये तीनों किडनैपर्स फिरौती के लिए कॉल करते हैं और उन्हें धमकी भी देते हैं कि वो होशियारी दिखाने की कोशिश ना करें। अगर वो उन्हें 50 लाख रुपए दे देंगे तो उनका बेटा जल्द ही घर वापस आ जाएगा। लेकिन इसके बाद जो वहाँ हुआ वो इससे उल्टा ही था। अभी को बांधने के बाद उन किडनैपर्स के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी उसे चुप और कंट्रोल में रखना। क्लोरोफॉर्म का असर ज्यादा देर तक नहीं रहता, इसलिए विक्रम और जसवीर ने अभी को बेहोश रखने के लिए फोर्टविन ड्रग का इस्तेमाल किया। जसवीर ने एक सिरिंज में वो ड्रग भरा और अभी के हाथ या उसके कंधे में उस ड्रग को इंजेक्ट कर दिया। पहले से ही बेहोश अभी को इस एडिशनल सेडेटिव ने और गहरी नींद में डाल दिया था। इन लोगों ने सोचा था कि इससे अभी शांत रहेगा और उन्हें अपना अगला काम, जो कि अभी के पिता से पैसों की डिमांड करना था, वो आराम से करने का मौका मिल जाएगा। लेकिन इसी दौरान कुछ ऐसा हुआ जो विक्रम के प्लान में नहीं था। अभी को लगाए गए इस फोर्टविन इंजेक्शन के हैवी डोज ने उसकी जान ले ली थी। मेडिकल रिपोर्ट्स और पुलिस के मुताबिक अभी को शायद इतनी ज़्यादा मात्रा में सेडेटिव्स दिए गए थे कि उसकी सांसें रुकने लगी थी। किडनैपर्स को जब इस बात का एहसास हुआ कि अभी की हालत खराब हो रही है तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रात के अंधेरे में रस्सी से बंधे हुए अभी ने नींद में ही दम तोड़ दिया था। एक मासूम 16 साल के बच्चे की जिंदगी उस कमरे में खत्म हो गई थी जहां उसे बचाने वाला कोई भी नहीं था। लेकिन अभी चाहे जिंदा हो या ना, इस बात से उन किडनैपर्स को कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि वो तीनों तो अभी की मौत के बावजूद उसके पिता पर जल्दी से जल्दी पैसे अरेंज करने का प्रेशर डाल रहे थे। और जब भी रवि वर्मा उन किडनैपर से अपने बेटे के साथ बात करवाने को कहते तो वो उन्हें कोई ना कोई बहाना लगाकर बात को टाल देते। रवि वर्मा के घर पर ऑलरेडी पुलिस इस किडनैपिंग केस की जांच कर रही थी और उन किडनैपर्स को पुलिस के हर एक्शन की भी जानकारी थी, क्योंकि विक्रम वालिया अभी की किडनैपिंग के बाद से रवि वर्मा के पास उन्हें झूठी तसल्ली देने गया था। विक्रम डुअल रोल निभा रहा था, जहां रवि वर्मा के लिए सामने से वो एक वेल विशर बना रहा और पीछे से सारी किडनैपिंग की कमांड उसी के हाथ में थी। वो खुद को बहुत चालाक समझ रहा था, लेकिन कहते हैं ना कि अपराधी चाहे कितने भी होशियार क्यों ना हो, पर वो कानून के हाथ से बच नहीं पाता। किडनैपर्स की चालाकी के बावजूद पुलिस उस नंबर को ट्रेस करने में कामयाब हो जाती है जिससे वो किडनैपर्स रवि वर्मा को कॉल कर रहे थे। विक्रम की दो मुखौटे वाली हरकत ने कुछ समय के लिए पुलिस को कंफ्यूज जरूर किया, पर बहुत ही जल्द असली सच्चाई बाहर आने वाली थी। जब विक्रम और जसवीर को ये एहसास हो गया कि अभी अब जिंदा नहीं रहा तो उन्होंने सबसे पहले सबूत मिटाने पर जोर दिया। 14 फरवरी की रात को दोनों ने मिलकर अभी वर्मा की बॉडी को डिस्पोज करने का फैसला लिया। ये दिनों अभी को गाड़ी की डिग्गी में डालकर जलंधर से दूर अलावलपुर गांव में पहुंच जाते हैं और वहीं अभी की बॉडी पर से हर कपड़ा उतार कर उसे एक किनाल के पास फेंक कर खुद वापस उसी मकान में आ जाते हैं। अभी इन्होंने सबसे बड़ा सबूत, जो कि अभी की बॉडी थी, उसे तो ठिकाने लगा दिया था, लेकिन अभी भी कुछ और सबूत थे जिन्हें इन्हें मिटाना बाकी था, जो कि थे अभी के कपड़े, उसका स्कूल बैग और किडनैपिंग में यूज़ की गई वो सभी चीज़ें। इन्हीं चीज़ों को डिस्ट्रॉय करने के लिए जब ये तीनों आग जलाते हैं तो तभी एक पुलिस की टीम वहां पहुंच इन्हें चारों ओर से घेर लेती है। दरअसल जब इन किडनैपर्स ने रवि वर्मा से फिरौती मांगने के लिए उन्हें कॉल किया था तभी पुलिस इनकी लोकेशन ट्रैक करने में कामयाब हो गई थी और जब पुलिस उस लोकेशन पर पहुंचती है तो उन्हें वहीं ये लोग उस मकान के पीछे वो सभी सबूत जलाते हुए दिखाई देते हैं। पुलिस को वहां देखकर उन्होंने वहां से भागने की कोशिश भी की, लेकिन वो इसमें नाकामयाब रहे। विक्रम वालिया, जसवीर सिंह और सोनिया, इन तीनों को होशियारपुर पुलिस ने अभी अपनी हिरासत में ले लिया था। पुलिस को मास्टरमाइंड, उसके साथ ही एविडेंसेस और विक्टिम की बॉडी सब कुछ मिल गए थे। इन्वेस्टिगेटर ने डिटेल में चार्जेस तैयार किए। पुलिस ने तीनों के खिलाफ आईपीसी एक्ट 302 हत्या, 364 ए किडनैपिंग फॉर रैंसम, 201 सबूत मिटाने और 120 बी के चार्जेस पर केस तैयार किया। 21 दिसंबर 2006 को इस केस का ट्रायल शुरू होता है। होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने इन तीनों को दोषी करार देकर इन्हें मौत की सजा सुनाई
अपनी इस डेथ सेंटेंस के खिलाफ इन तीनों ने और कोर्ट्स में भी अपील की, लेकिन इसका इन्हें कुछ ज़्यादा फायदा नहीं हुआ। 2008 में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने भी इनकी डेथ सेंटेंस मेंटेन रखी। 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने विक्रम और जसवीर की अपील खारिज कर दी और सिर्फ सोनिया की डेथ को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में बदल दिया। आगे चलकर विक्रम और जसवीर ने मर्सी पिटीशन डाली, जो कि 2016 में रिजेक्ट कर दी गई। अक्टूबर 2016 में पटियाला जेल ने इन दोनों को फांसी देने के ऑर्डर इशू किए। ये केस इंडिया के उन छोटे शहरों के बड़े जुर्मों में गिना जाता है जहां लालच के चलते इंसानियत को बुला दिया गया। विक्रम वालिया के लालच और धोखे ने ऐसा जुर्म प्लान किया जिसमें एक मासूम की जान चली गई। जिस रवि वर्मा ने कभी अपने दोस्तों पर भरोसा किया था, उसी का भरोसा विक्रम ने तोड़ दिया। एक तरफ पैसे की भूख और दूसरी तरफ दोस्ती का खून, इस कहानी ने सबको झंझोड़ कर रख दिया। लालच में विक्रम ने अपने दोस्त का घर उजाड़ दिया। आखिर में 16 साल का इनोसेंट अभी वर्मा अपनी जान से हाथ धो बैठा है और इन तीनों अपराधियों को अपने किए की कीमत जिंदगी भर जेल और फांसी की सूरत में चुकानी पड़ी है। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैं आपसे जल्द मिलूंगा एक और नए और दिल दहला देने वाले केस के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।